में ग्रेविटेशन पर हम लोगों ने देखे थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। हम लोगों ने देखे थे कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर एक कांस्टेंट लिखे थे जिसको कैपिटल जी बोलते थे और उस कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर हम लोग देखे थे कि किस तरीके से न्यूटन को हेल्प मिली थी केपलर्स के थर्ड लॉ से, है ना। एक डेरिवेशन किए थे जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाए थे। फिर हम लोगों ने केपलर्स का थर्ड लॉ यूज करके प्रूव किए थे कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर का स्क्वायर आ रहा है, याद है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर हम लोगों ने बात की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग देखे थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वापस से नीचे गिरना स्टार्ट होता है, बट जब वो नीचे गिरता है तो उसके गिरने की स्पीड सेम नहीं होती, उसके गिरने की जो स्पीड है वो बढ़ते चली जाती है, मतलब वो एक्सेलरेट करता है। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स सरफेस ऑफ अर्थ कितनी पढ़े थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का फॉर्मूला पढ़े थे, जी इज इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर या जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े थे तीन केसेस में, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अबव सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। हम लोग पढ़े थे कि एट सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव होते हो तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। फिर हम लोग पढ़े थे इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होगी, पोल पर रेडियस कम है इसीलिए पोल पर ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा। फिर हम लोग पढ़े थे कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी क्या होगी, इसीलिए हम लोग पढ़े थे कि भैया हाइट पर भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है। और जब हम लोग सरफेस के अंदर आते हैं तो हाइट कम होती है तो लगता ये है कि ग्रेविटी क्या होगी, अब बढ़ेगी, बट ऐसा होता तो भी ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। रीजन था मास, जब आप अर्थ के अंदर आएंगे तो आपका मास भी क्या होने लगेगा, इसीलिए मास का इम्पैक्ट ज्यादा है, इसीलिए मास की वजह से जो ग्रेविटी भी वापस से क्या होगी, कम होगा। फिर हम लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट पढ़े थे। अगर आपको याद है हम लोगों ने पढ़े थे मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वेट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, मास यूनिट केजी है, वेट की वेक्टर वेट की यूनिट न्यूटन है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश किए थे हम लोगों ने। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे वो डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती थी, मास ऑफ अर्थ पे। किस पे डिपेंड करती थी, अर्थ के मास पर ग्रेविटी डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। याद है लास्ट टाइम यहां तक के पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लोग फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस में या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहां पर आए, नीचे है, उसके गिरने का रीजन सिर्फ और सिर्फ कौन हो, ग्रेविटी हो, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को गिराओगे तो एयर का रेजिस्टेंस, एयर का जो बायोंसी फोर्स है वो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा। लास्ट टाइम मैंने बायोंसी फोर्स के बारे में बताया था, क्यों पेपर जल्दी नहीं गिरता, क्योंकि पेपर को बायोंसी फोर्स क्या करता है, ऊपर की तरफ धकेलता है। समझ में आ रहा है, याद होगा ना वो पानी में हम लोग बल्टी या पाट वगैरह जो रहता था वो उल्टा करके ऐसा प्रेशराइज करके उसको धकेलने की कोशिश करते थे। हम लोगों को लगता था कोई तो है जो नीचे से उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भेज रहा है। नोट याद किए हो, बचपन में किए हो, तो वो बायोंसी फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, बायोंसी। तो भैया फ्री फॉल मतलब एयर वगैरह हटा दो, गिरने का कारण सिर्फ क्या होगा, ग्रेविटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरे, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, फ्री फॉल। अब इसमें दो केस होता है, आप लोगों को याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे, v is equals to u plus at, याद आ रहा है, s is equals to ut plus half at square, और तीसरी इक्वेशन थी v square is equals to u square plus 2as। याद आया, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन 9 पहला चैप्टर मोशन डिराइव भी किए थे तीनों केस को, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में बनाना सीखे।
मैंने बताया था इसको जादुई इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि आधा फिजिक्स इन 3 इक्वेशन पे सॉल्व होगा, और वही इस चैप्टर में भी होगा, आप देखेंगे धीरे। अब यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से इन 3 इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। देखो चैप्टर में 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर से, कोई पॉसिबिलिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको नीचे से ऊपर फेंकना है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर फेंकने के लिए आपको कुछ वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो ऊपर जाएगा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी। बट हम लोगों को पता है कि जब भी वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वहां जाकर रुकेगा और फिर से गिरना स्टार्ट। मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चे लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये केस में बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में ही आपको बोलेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। नहीं भैया वो ऐसा बोलने वाला नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और उसके बाद वो वापस गिरना स्टार्ट होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा ग्रेविटी सबको कहां खींचती है, और ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। इसीलिए इस फॉर्मूले में जहां पर भी ए है ना, ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, बट हम लोग उसकी जगह लिखेंगे जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, बट अपोजिट साइन है, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना, इसीलिए हम लोगों ने किसकी साइन ले ली, अरे समझा कि नहीं, पक्का झूठ तो नहीं बोले। अच्छा देखो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, हाइट के। मैंने बोला ए बॉल फॉल ऑफ अ टेबल फ्रॉम अ 5 मीटर, एक बॉल है जो टेबल से गिरा है, उस टेबल की हाइट कितनी है 5 मीटर, तो उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 5 मीटर। मतलब ये चैप्टर में जब भी हाइट बोलेगा मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। केस समझ में आया, हाँ या ना। इक्वेशन में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। सर अगर नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन -g के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, हाइट। अच्छा इसी में दूसरा केस भी बन सकता है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा बच्चों, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रिलीज कर, तो मैं इनिशियली इसको होल्ड करके रखूंगा तभी तो रिलीज करूंगा, मतलब पहले रुका तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सही है ना भैया। ग्रेविटी भी नीचे और ऑब्जेक्ट भी कहां है, तो सर यहाँ पर a किसके बराबर, g के बराबर, दोनों सेम है ना, इसके लिए दोनों की साइन क्या रहेगी, सेम, सही बात है। यहाँ पर भी जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग हाइट किसके बराबर लिख देंगे, चेंजेस समझ में आएगी नहीं, अरे हाँ है ना बोलो। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चे लोग तो इनिशियली उसको रोक के रखना पड़ेगा, तभी तो आप रिलीज करोगे, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, इसीलिए a की वैल्यू किसके बराबर होगी, +g के, और हाइट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ लो पक्का, कोई दिक्कत, ये बात होगी फ्री फॉल, ठीक है। 2 केस उसमें हम लोगों ने ले लिए, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी टाइप है, 3 टाइप है, ठीक है, बट हम लोग अभी वो तीनों टाइप में से सिर्फ एक टाइप पढ़ना ले, और वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेरिवेशन होता है बच्चों, बट आपको वो डेरिवेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग वहां पर जाएंगे भी नहीं, हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ, हम लोग उस फॉर्मूले को ही क्या करते हैं, समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, -gmm अपॉन r प्लस h, ये फॉर्मूला है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछेगी सर ये आया कहां से, तो मैंने भी आपको बताया कि इसका डेरिवेशन हम लोगों को दिया हुआ नहीं है,
इसके डेरिवेशन में थोड़ा सा हायर लेवल का मैथ्स यूज होता है जो हम लोग ने अभी पढ़े नहीं है, इसीलिए वो सिलेबस में हम लोग को डेरिवेशन दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली क्या दे दी है, फॉर्मूला। अच्छा, आप लोग जो पोटेंशियल एनर्जी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी possessed by an object due to its position, जो अपने पोजीशन की वजह से हम लोग को एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, mgh। याद है कि नहीं सबको? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर याद करो, हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। बट अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ग्रेविटी ग्रेविटी क्या होती है सर? आप जैसे 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 हाइट बढ़ाते जाओगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, अरे हाँ या ना? मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर वो जीरो है, तो उससे पीछे आऊंगा तो वो किस में होगी, माइनस में। वो किस में होगी, इसीलिए हम लोग ने इसका फॉर्मूले में क्या रखे, अरे समझा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका डेरिवेशन हम लोग को दिया हुआ सॉलिड। अभी बता भी नहीं सकता क्योंकि इसके डेरिवेशन में मैंने बताया हायर मैथ्स लगेगा जो हम लोग को अभी फिलहाल दिया हुआ, आगे स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं, तो वहां नहीं चलेंगे। क्लियर है? माइनस gmm अपॉन r प्लस h, ये फॉर्मूला है किसका बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की जिसका डेरिवेशन भी हम लोग को दिया है और चैप्टर 10 में ये वापस से यूज भी होगा, वो है एस्केप वेलोसिटी। क्या बच्चे लोग, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? देखो, एस्केप वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं जिससे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करो, अर्थ के सरफेस से क्या करो, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए। ऐसे एनर्जी को, ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। समझ आ रहा है? द वेलोसिटी विथ विच an object is launched from the surface of earth so as to it escape from the gravitational field of earth, it is known as what, escape velocity। ठीक है ना भाई, ये मैं अपने से बना के बता रहा हूँ। हिंदी में बोलूं तो एकदम आसान भाषा में क्या सर, वो वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करें ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या हो जाए, बाहर चली जाए, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? हम लोग को उस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना, फॉर्मूला डिराइव कि वो कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, डिराइव करते हैं बच्चे लोग। एस्केप वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम लोग को फेंकने का अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर। सवाल ये आता है कि सर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है कितनी दूर, है ना? मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं बोलता भैया हम लोग इसको फेंक देंगे इंफिनिटी। कहां पे फेंक देंगे, मतलब हाइट कितनी फेंक देंगे उसको, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे फेंक दूंगा तो वापस आने का सवाल, सही बात है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर इंफिनिटी पे फेंक देते चलो, बट फिर भी इससे एस्केप वेलोसिटी तो मिलने वाली, मिली। एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा सा तिगड़म लाना, कैसे, आप ध्यान से देखिए। हम लोग को पता है कि ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, और जब ये हाइट पर जाएगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी। 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। याद आया सबको? 9th स्टैंडर्ड में ये लॉ पढ़े थे। 9th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन भी किए थे, एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिराए थे और 3 अलग अलग पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी निकाली थी, और वो तीनों ही पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी क्या आई थी, सेम। याद आ रहा है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये तीनों की वैल्यू क्या थी, सेम। अगर आपको याद हो तो इसके बोलने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी रहती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। क्या रहती है बच्चे लोग? तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ टोटल एनर्जी निकालेंगे और यहाँ टोटल एनर्जी निकालेंगे। लेट्स से ये पॉइंट 1 है, पोजीशन 1 है और ये पोजीशन, इन दोनों ही जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। और हम लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ के टोटल एनर्जी के बराबर होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई?
अरे हाँ या ना बोलो। टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी सर? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस। हम लोग यही दोनों जगह पर पता करेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और चेक करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो पहले बात करते हैं एट पोजीशन 1। कहां पर बात करते हैं चलो? मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? सरफेस ऑफ अर्थ पर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चे लोग? हाफ mv²। अरे याद है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हाफ mv²। मैं सफिक्स में ESC एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हम लोग ने अभी यहाँ पर बाजू में लिख के रखे, -gmm अपॉन r। h लिखने की जरूरत क्यों सर? ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, कोई हाइट उसकी, तो हाइट लिखने की जरूरत। ठीक है भैया, मिल गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। निकाल लो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 8.1 इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है ना बच्चा लोग? काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv² और यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस है ना, तो प्लस माइनस लिख दो ना डायरेक्टली, माइनस gmm अपॉन, ठीक है ना? m मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैपिटल M अर्थ का मास है और स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है भैया, मिल गया टोटल एनर्जी। अब बात करते हैं पोजीशन 2 पर। एट पोजीशन, ध्यान से देखो सब, पोजीशन 2 बोले तो हाइट कितनी हो गई है? इंफिनिटी हो गई। हाइट कितनी हो गई है? तो कहां फेंक दिया हम लोगों ने? इंफिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट जब जमीन पर होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ते जाती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। मैंने इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे फेंक दिया। कहां पर फेंक दिया? मतलब हाइट एकदम मैक्सिमम, मतलब उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। अरे हाँ या ना? मिनिमम होगी मतलब कितनी होगी? मतलब एट पोजीशन 2 काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चे लोग? 0। सही बात है, कोई दिक्कत है क्या भाई? अच्छा, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -gmm अपॉन r प्लस h। सही बात है। हाइट कितनी है? इंफिनिटी है। हाइट कितनी है? तो मैं यहाँ पर कितना वैल्यू रखूंगा? इंफिनिटी, r प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अगर r में मैं इंफिनिटी को ऐड करूं, उल्टा बोलना चाहिए, इंफिनिटी में अगर मैं r को ऐड कर दूं तो इंफिनिटी को कोई फर्क नहीं। अरे समुद्र में 1 गिलास पानी डालने से समुद्र को कोई फर्क पड़ना था, तो इंफिनिटी में रेडियस ऐड करने से इंफिनिटी को कोई फर्क, मतलब इंफिनिटी प्लस रेडियस कितना आ जाएगा? इंफिनिटी ही होगा। कितना होगा चलो? और आपको पता है एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आया तो उसका आंसर कितना होता है? 0। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी हाउ मच? 0। कितना था बच्चा लोग? मिल गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर भी टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी 8.2 कितनी होगी सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? मिल गई दोनों जगह पे टोटल एनर्जी। अब हम लोग यूज करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलता है? 0.1 की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? 0.2 के। 0.1 पर टोटल एनर्जी आई थी हाफ mv² एस्केप माइनस gmm अपॉन r, और 0.2 पर टोटल एनर्जी कितनी है? ये माइनस को उठाकर इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो हाफ mv² एस्केप इज इक्वल टू gmm अपॉन, सही बात है भाई, ये स्मॉल m से स्मॉल m, ये 2 को इधर फेंक दो, तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2gm अपॉन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दिस। सही है ना भैया? तो एस्केप वेलोसिटी कितना हो गया? √2gm अपॉन, एक फॉर्मूला बना। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, हम लोग ने g की एक वैल्यू पढ़ी थी लास्ट टाइम, g इज इक्वल टू gm अपॉन r²। याद आ रहा है? या r प्लस h द होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे तो हाइट कितनी होगी? 0। हाइट कितनी होगी? r² को इधर फेंक दो
तो जी आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चे लोग? जीएम के। जी आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? मतलब मैं इस जीएम की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? जी आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, नीचे पहले से क्या एक आर है, एक आर से एक आर, तो एक और फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 2g। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को क्या करो, यूज करो। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या इसमें मास है? इसमें सिर्फ क्या है? रेडियस। इसमें क्या है सर? और ये वाले में मास है, बट मास किसका है? अर्थ का। किसका मास है? मतलब बोलने का ये है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड। आपको किसको फेंकना है उससे कोई लेना देना। एस्केप वेलोसिटी सबके लिए क्या रहेगी? सेम। सबके लिए क्या रहेगी? अगर यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करो, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये सारी वैल्यूज को पुट करो तो आपका आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा चलो? इतनी स्पीड से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चलता है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के, अब वो वापस अर्थ के सरफेस के अंदर आने वाला। समझ में आया? आया ना भैया? कोई दिक्कत? पक्का? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम लोग ने क्या किए? हम लोग को ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी निकालना था। हम लोग बोले ठीक है भैया, ऑब्जेक्ट को अर्थ से उठा के कहां फेंक देते? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फेंकेंगे तो वापस आने का सवाल। ठीक है, तो हम लोग ने बोले कि कैसे फेंकेंगे उसको, तो हम लोग ने बोले कि भैया एस्केप वेलोसिटी निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कांसेप्ट क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी उतनी टोटल एनर्जी कहां पर होगी? इन्फिनिटी पर भी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालें, कैसे निकालें? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, सफिक्स पे एस्केप लिख दिया क्योंकि एस्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस gmm अपॉन r। h की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है, तो हाइट कितनी होगी? 0। तो टोटल एनर्जी निकाल लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, प्लस माइनस मिल गया ये। अब पॉइंट 2 पे बात करें। पॉइंट 2 पे मतलब ऑब्जेक्ट कहां चले गए? इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है मतलब उसकी हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? हम लोग तो उसको मैक्सिमम लेके चले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम बोले तो कितनी? 0। फिर बात की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस gmm अपॉन r प्लस h। एंड व्हाट इज h? इंफिनिटी। h की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने? इंफिनिटी में रेडियस को ऐड करेंगे तो भी क्या होगा? और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है बच्चों? तो हम लोगों ने बोले कि भाई अब यहाँ की टोटल एनर्जी निकालो, वो क्या होगी? काइनेटिक प्लस, काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग बोले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पॉइंट 1 पर जो टोटल एनर्जी होगी वही किसके बराबर होगी? पॉइंट 2 पे। तो दोनों की टोटल एनर्जी को क्या कर दिए? इक्वेट किए। ये टोटल एनर्जी 1 की थी और ये टोटल एनर्जी 2 की थी। माइनस को उठा के इधर लेकर आए तो प्लस, स्मॉल m से स्मॉल m, 2 को उधर फेंक दिया, दोनों साइड क्या ले लिए? स्क्वायर। तो इसके वेलोसिटी किसके बराबर? 2gm अपॉन r। एक फार्मूला हो गया। फिर सर हम लोगों ने g का एक फार्मूला पढ़े थे, gm अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर को उधर फेंक दो तो gr स्क्वायर किसके बराबर? gm। तो इस gm की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? gr स्क्वायर। एक r से एक r, तो क्या बचा? अंडर रूट 2gr। ये भी एक फार्मूला है। अरे आया ना बच्चे लोग? अब इनकी अगर वैल्यूज को पुट करो, g की वैल्यू कितनी थी? 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। अगर आप जब उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर आर नहीं सेकेंड। इतनी स्पीड से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करोगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के, समझ में आया? ऑब्जेक्ट आपको पता है आज तक की सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट जो लॉन्च हुआ है अर्थ के सरफेस से वो कौन है? अभी जो वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था ना, वो सबसे ज्यादा स्पीड से लॉन्च, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। इसकी स्पीड में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है चलो, बट जहां तक मुझे ध्यान में है कुछ 11,400 समथिंग मीटर पर सेकेंड, ऐसी कुछ तो उसकी स्पीड है। ऐसे एक नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं लास्ट टाइम बच्चों को बताया था, अभी सहन से निकल गया मेरे। मतलब फास्टेस्ट ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? अभी तक का आपको मालूम है ना वेब स्पेस टेलीस्कोप, इससे पहले जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप मैन मेड था वो था हबल टेलीस्कोप। 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे।
जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मैं चैप्टर 10 में आप लोग को पढ़ाऊंगा। सिलेबस में दिया नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा सकता है। लाइट की वजह से ये अभी जब 10वां चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी सब क्यूरियोसिटी थोड़ा सा अंदर रखेंगे, ठीक है? देख लो। अरे वाह